नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। वक्त हो गया है कुछ खास खबरों को लेकर बात करने का। बारिश का जख्म, योगी का मरहम। उत्तर प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के बाद बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई है। राहत आयुक्त जेएस नवीन कुमार ने बताया है कि लखनऊ, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, जालौन, झांसी और कानपुर देहात सहित अन्य जिलों में रविवार को ओलावृष्टि हुई। उनके अनुसार प्रदेश में 4 लोगों की जान बिजली गिरने से गई। मथुरा में अतिवृष्टि से एक किसान का मकान ढह गया। कई स्थानों पर पशु हानि भी हुई। और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जिलों में आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है और दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम को ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान का आकलन कर 24 घंटे में मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इसमें लापरवाही पर कार्रवाई होगी। सभी डीएम, एसडीएम और तहसीलदार मौके पर जाकर फसलों के नुकसान का आकलन करें, तत्काल सर्वे करें। और इसी खबर पर राहुल संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, लगातार अब आकलन करने का निर्देश दिया गया है प्रशासनिक स्तर पर कि फसलों का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हुई हैं। क्या इस दिशा में जांच होती हुई, सर्वे होता हुआ नजर आ रहा है? क्या अपडेट? जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में जगह जगह ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल, सरसों की फसल, गन्ने की फसल में बहुत ज्यादा, गन्ने की फसल बोने में ब्रेक भी लग गया है। जगह जगह हल्का लेखपाल द्वारा टीम जा रही है और सर्वे की जा रही है। पीलीभीत में फिलहाल सर्वे किया जा रहा है और लगभग कितने के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है? लगभग यहाँ पे 50% किसानों का ही नुकसान देखा जा रहा है। किसानों की फिलहाल क्या कुछ दरकार, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं फसलों के नुकसान को लेकर? किसानों के इधर से प्रक्रिया निकल के आ रही है कि योगी सरकार ने किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत दी है मुआवजा मिलने के लिए। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंक से ऋण लेते ही फसल को उगाया है। बिल्कुल, जो किसान हैं वो लगातार, अगर देखा जाए, लागत, कई बार किसान लोन लेकर फसल की बुआई कराते हैं और लागत इतनी ज़्यादा लगाते हैं और फिर जब बेमौसम बारिश हो जाती है तो फसलों का नुकसान हो जाता है। प्राकृतिक आपदा का दंश एक बार फिर से सताने लगा है इन किसानों को और अब इसका संज्ञान लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। राहत राशि देने का ऐलान किया है। परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। इस आर्थिक सहायता से संतुष्टि देखने को मिल रही है। राहुल जी मिल रही है, यहाँ पर पीलीभीत में मिल रही है देखने को। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो तेज हवा और बारिश और आकाशीय बिजली के चलते कई लोगों की जान चली और हर एक चीज़ में इसका असर देखने को मिला है लगातार। चाहे पशु हानि की बात करें या पेड़ पौधों के नुकसान की बात करें, फसलों के नुकसान की बात करें, और भारी नुकसान जो है वो फिलहाल किसानों को उठाना पड़ा इस बेमौसम बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से। हालांकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से जो फसल बर्बाद हुई उसका आकलन करने के लिए सर्वे के निर्देश दिए हैं और अब सर्वे किया जा रहा है। उसी के आधार पर उस नुकसान की भरपाई शासन स्तर पर की जाएगी। और आगे बात करते हैं 10वां बजट 2024 और 25 को लेकर। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को, यानी कि आज, विधानसभा में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री आतिशी ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए
करीब 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री आतिशी ने साफ तौर पर कहा कि आज मैं न सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश कर रही हूं, बल्कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की बदलती तस्वीर भी पेश कर रही हूं। पिछले साल मार्च में केजरीवाल कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद वित्त मंत्री के रूप में ये आतिशी का पहला बजट है और वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरे हैं। केजरीवाल की ईमानदारी के कारण ही दिल्ली की जनता में उन पर भरोसा किया, प्रचंड बहुमत से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। एससीईआरटी के टीचर्स ट्रेनिंग के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस दिल्ली का गौरव है और आने वाले समय में सभी जोन्स में इसकी विस्तार की योजना है। एसओएसईज के लिए इस वर्ष 42 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल वर्चुअल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आई है। दिल्ली में कई बार खराब मौसम के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ता है। स्कूलों के बंद होने के बाद भी बच्चों की शिक्षा ना रुके, इसके लिए दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल एक शानदार उपाय के तौर पे सामने आया है। इसके नए स्टूडियो इंफ्रास्ट्रक्चर और ई लर्निंग मटेरियल तैयार करने के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह संविधान के 72nd और 73rd अमेंडमेंट ने पंचायतों और लोकल बॉडीज के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति को लोगों के करीब पहुंचा दिया। बजट को लेकर 10वां बजट दिल्ली सरकार का पेश हुआ है। वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया। प्रेम शर्मा से खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवेश, माफ कीजिएगा प्रवेश, अगर देखा जाए तो दिल्ली की जनता को कितना संतुष्टि देने वाला यह बजट रहा आम आदमी पार्टी का? देखिए, आज दिल्ली सरकार ने जो है अपना 10वां बजट पेश किया है और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री जब आतिशी बजट पेश करने के लिए घर से निकली तो सबसे पहले वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और उनके माता पिता के पैर छू के आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो विधानसभा में पहुंची। और सीधे तौर पर मैं बता दूं तो बजट पूरी तरीके से लोक लुभावन बनाया गया है। लोकसभा का चुनाव करीब है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सरकार ने जो 1,000 रुपए महीना जो महिलाओं को देने की घोषणा करी है 18 साल से ऊपर की महिला को, वो अपने आप एक बड़ी घोषणा है जिसको लेकर दिल्ली में चर्चा भी शुरू हो गई है। बिल्कुल प्रवेश, इस बजट को लेकर 76,000 करोड़ का ये बजट पेश किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखा जाए तो ये पेश किया गया है, लोक लुभावन भी है इसे कहा जा सकता है। जो दिल्ली की जनता है उसकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई इस बजट को लेकर? देखिए, बजट में जितने भी रूपरेखा तैयार की गई थी वो सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव को देखकर है। शिक्षा का बजट है, स्वास्थ्य का बजट है, लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि जो 1,000 रुपए महीना जो 18 साल से ऊपर की महिलाओं को देने की घोषणा की है उसको लेकर दिल्ली में जरूर चहल पहल शुरू हो गई है। बात विपक्ष की करें तो विपक्ष का कहना है कि एमसीडी में जो कार्यरत कर्मचारी है उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं केजरीवाल, और ये इस तरीके की घोषणा कर रहे हैं तो उसको कैसे पूरा करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अब इस बजट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं क्योंकि महिला जो 18 साल से ऊपर हैं उनको जो 1,000 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया गया है, इसको लेकर विपक्ष जो है वो निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कदम या इस तरीके का लोक लुभावन जो बजट है वो पेश किया गया है, लेकिन इसकी भरपाई इस पर काम कैसे किया जाएगा ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है आम आदमी पार्टी के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं किसानों का ऐलान, फिर दिल्ली प्लान। एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में रविवार को ही सभा में किसानों ने निर्णय लिया कि किसान आंदोलन जारी रहेगा और 6 मार्च को दिल्ली कूच किया जाएगा। हालांकि पंजाब के किसान वही डटे रहेंगे और जबकि अन्य प्रदेशों से आने वाले किसान दिल्ली कूच करेंगे। साथ ही 10 मार्च को प्रदेश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे एक बार फिर से कुंडली सिंधु बॉर्डर को सील किए जाने की आशंका बढ़ गई है और किसानों के दिल्ली कूच के निर्णय से कुंडली सिंधु बॉर्डर के आसपास के लोगों, उद्योगपतियों और वाहन चालकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं बॉर्डर के दोनों तरफ
कि सर्विस रोड को फिर से बंद करने की भी आशंका बढ़ गई है। ऐसा होता है तो दिल्ली से एक बार फिर संपर्क कट जाएगा, यानी कि यातायात जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा, जिससे लोगों के जो काम धंधे पर ऑफिस और कारोबार जो हैं वो ठप हो जाएंगे। फिलहाल सर्विस रोड खुला रहेगा, लेकिन वाहन चालकों को लंबे जाम का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दिल्ली तक का सफर जो है वो तय करने में करीब 1 से 1.5 घंटा अधिक लगने वाला है, क्योंकि अब किसानों का प्रदर्शन जो है 10 मार्च से ट्रेन रोको आंदोलन की शुरुआत भी होने जा रही है। इसका किसानों ने ऐलान कर दिया है और इसका सीधे तौर पर जो प्रभाव है वो व्यापार पर भी देखने को मिलेगा और यातायात पर भी देखने को मिलेगा। और इसी खबर पर जसविंदर दिल्ली से संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जसविंदर, अगर देखा जाए एक बार फिर से किसानों ने आंदोलन का मन बना लिया है, एक नया शेड्यूल निकलकर सामने आ रहा है। 6 मार्च को दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत और 10 मार्च को रेल भरो आंदोलन की शुरुआत। तो बता दें कि काफी इनकी सरकार से बातचीत के बाद अगर इनका कोई फैसला नहीं निकला और इन्होंने 6 तारीख को दिल्ली चलो आंदोलन का नया प्लान जारी किया और 10 तारीख को ट्रेन रोको का आंदोलन चालू किया। इन्होंने जो नोटिस निकाला है कि 6 तारीख को हम दिल्ली पहुंचेंगे और हर हालत में दिल्ली आगमन का इन्होंने प्लान जारी किया है। और 10 तारीख को ट्रेन रोको आंदोलन, हर जगह से इन्होंने किसान इकट्ठे करके ट्रेन रोको आंदोलन और दिल्ली आने का जो प्लान है इनका। जसविंदर, देखा जाए तो आर पार की लड़ाई लड़ने का किसानों ने पूरी तरीके से मन बना लिया है और इससे पहले भी जो प्रदर्शन किया गया, किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया लगातार। सिंधु बॉर्डर समेत जो देखा जाए वहां पर यातायात भी प्रभावित होता हुआ नजर आया और प्रशासनिक स्तर पर रोकने की भी कोशिश की गई। प्रशासनिक स्तर पर इस प्रदर्शन को रोकने के लिए क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? बता दें, शंभू बॉर्डर से अभी तक किसान आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर पूरा यातायात रोका गया था। लेकिन कुछ दिनों से ढील दी गई कि इनको लग रहा था कि किसान अब दिल्ली के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन जब से ये प्लान दोबारा 6 तारीख दिल्ली चलो आंदोलन की तैयारी की गई है, उसके चलते सिंघू बॉर्डर पर दोबारा से यातायात को प्रभावित करने के लिए रास्ता रोकने की तैयारी शुरू कर दी गई है और जो बैरिकेडिंग है कल से दोबारा लगा दी जाएगी। बिल्कुल, काफी चुनौतीपूर्ण इस प्रदर्शन को रोकने के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है प्रशासनिक स्तर पर भी ये, क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और प्रदर्शन का मूड बना चुके हैं, यानी कि दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है किसानों ने। जसविंदर, अगर देखा जाए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दलों की तैयारियां हैं, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से आगामी लोकसभा को फतेह करने के लिए रणनीति बना रही है और दूसरी तरफ किसानों का जो प्रदर्शन है वो निकलकर सामने आ रहा है। तो क्या कुछ असर इसका आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? किसानी आंदोलन का असर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष है इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाएगी और विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा यह मिल चुका है किसान आंदोलन का, और इसलिए इलेक्शन के ऊपर, लोकसभा चुनाव के ऊपर इसका पूरा असर नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत बड़ा मुद्दा है ये और जो तैयारियां हैं वो इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष तैयारियां शुरू करेगा। जी, बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा था जसविंदर की शांतिपूर्ण ढंग से किसान अपनी बातों को रख सकते हैं और उसको लेकर देखा जाए तो किसी तरीके का कोई आश्वासन निकलकर सामने आने की उम्मीद भी जताई जा रही थी। हालांकि इस बाबत रोकने का भी भरपूर कोशिश की गई। जी, आपको बता दें, किसानों ने शुरू से ही कहा था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन दिल्ली में आकर करेंगे, लेकिन जैसे ही शंभू बॉर्डर पर जो हालात बने और किसानों के ऊपर जो रबड़ की गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे एक व्यक्ति की मौत भी हुई, उसको लेकर किसानों के अंदर काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि अब हम दिल्ली में जाकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम अपने मुद्दे मनवा कर
ही दिल्ली से वापसी आएंगे, क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, उन्होंने किसानी जो तीनों कानून थे वापसी ले लिए थे। लेकिन अब जैसे ही इलेक्शन पास में आया है, इन्होंने गारंटी मांगी है, तीनों कानून को लेकर गारंटी मांगी है। उसके चलते जो किसान हैं, उन्होंने 6 तारीख को दिल्ली वापसी का जो ऐलान है वो कर दिया। क्या लगता है जसविंदर, अब कुछ सॉल्यूशन निकलकर सामने आएगा? जिस तरीके से एक बार फिर से जो आंदोलन की शुरुआत करने के लिए पूरा शेड्यूल बना चुके हैं किसान, सीधा सीधा सरकार और अन्नदाता के बीच में ठनती हुई नजर आ रही है। जी, आपको बता दें, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। हर एक को जो है अन्न किसानों से मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने ये नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान का। लेकिन आपको बता दें कि इस समय जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है, वो किसानों के प्रति बिल्कुल भी नाजुक रवैया नहीं अपनाती हुई नजर आ रही, वो बहुत सख्त नजर आ रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि शंभू बॉर्डर के ऊपर जो बैरिकेडिंग की गई, गोलियां चलाई गई और आंसू गैस से गोले छोड़े गए, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। उससे कहीं नहीं लगता कि हम कोई बिल्कुल, स्थिति जो सामान्य होने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन की शुरुआत आगाज कर चुके हैं और एक नया शेड्यूल जो जारी हुआ है 6 मार्च को दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी जो है किसानों की वो नजर आ रही है। बीच का रास्ता कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और एक बार फिर से जो शंभू बॉर्डर है वहां पर भी स्थिति जो है असामान्य, यानी कि बैरिकेड्स करना पहले से प्रशासनिक स्तर पर शुरुआत हो चुकी है कि किसी तरह किसानों के इस दिल्ली कूच को रोका जाए। और आगे बात करते हैं, आतंक का साया नोच नोच कर खाया। अमरोहा की ये खबर, अमरोहा में आदमखोर कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से अमरोहा में कुत्तों के आतंक से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रजबगढ़ थाना क्षेत्र से सामने आया, रजबपुर से, जहां गांव कोबी का ये मामला बताया जा रहा है और कुत्तों के झुंड ने एक मासूम को नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया। जंगल में मासूम के अवशेष मिलने के बाद कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ मृतक मासूम के परिवार में सन्नाटा पसरा, मातम पसरा हुआ है, दूसरी ओर आदमखोर कुत्तों के आतंक से गांव में दहशत का माहौल है। और इससे पहले भी अमरोहा में कुत्तों के आतंक से दर्जनों जाने जा चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदारों की नींद अभी भी नहीं खुली, जिससे एक बार फिर एक मासूम की जान आवारा कुत्तों की भेंट चढ़ गई। पैर में दर्द। शीरब चौधरी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शीरब, अगर देखा जाए तो लगातार कुत्तों का आतंक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमरोहा में लगातार ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं और एक बार फिर से एक मासूम को अपना निवाला बना लिया कुत्तों ने। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो ये मामला सामने निकल कर आया है थाना रजबपुर क्षेत्र के टूबी गांव से, इसका पूरा मामला जो है ये निकल कर आया है कि जो मासूम है वो अपनी माँ के साथ में जो है वो खेत पर गया हुआ था, उधर से वो वापस आ रहा था। इसी बीच जो एक कुत्तों का झुंड है, जो जंगली कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। हमला जो था वो इतना जो है वो भयंकर रूप था उसका हमले का कि उसकी जो है उसे नोच नोच कर उसे मौत के हवाले कर दिया। और जो है उसके बाद में जब जो है उस बच्चे की तलाश की जाती है परिवारजनों के द्वारा, तो कुछ टाइम के बाद में, कुछ घंटों के बाद में जब बच्चे के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो उससे ये पता चलता है परिवार में कि जो हमारा बच्चा है उसको किसी जंगली कुत्ते द्वारा मार दिया गया है। इसके बाद में जो परिवार है उसमें पूरी तरह से कोहराम मच जाता है। और जो है शीरब, इस मासूम की उम्र लगभग क्या रही होगी?
जी, इस मासूम की उम्र जो है लगभग 7 वर्ष के आसपास है और जो है जो मासूम है इसका जो खेत पे से आना और उसके बाद में जो है ये कुत्तों का शिकार हो जाना, ये बहुत बड़ी अब एक दर्दनाक घटना है। इसके अलावा जो आज जो जनपद अमरोहा में एक और घटना हुई है, उसमें जो है तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है। इसका दोनों ही बातों का जो है वो वन विभाग से संबंधित है पूरी तरह ये से। 7 साल का मासूम और लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। क्या कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई इस तरीके का अभियान यहाँ पर सार्थक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें जो कुत्तों का आतंक है, इसमें लगातार कई बार वन विभाग से और जो है जो नगर पालिका की तरफ से एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी की तरफ से जो है कवायद शुरू तो होती है, लेकिन कवायद शुरू होने के बाद में कब खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और ये ठंडे बात बस्ते में जाती हुई फिलहाल ये नजर आ रही है कवायद, जिस तरीके से आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से एक मासूम को निवाला बनाया इन स्ट्रीट डॉग्स ने। बढ़ते आगे बात करते हैं समन लगातार सरकार का इनकार। शराब नीति घोटाले मामले में ईडी के 8वें समन पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 12 मार्च के बाद का समय मांगा है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हालांकि ये समन गैर कानूनी है, फिर भी वो जवाब देने को तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देने की भी बात कही है। हालांकि ईडी ने इससे भी इनकार कर दिया है और कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि 8वें समन से पहले भी 7 समन जो हैं वो सीएम केजरीवाल से ये कहते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे कि ये समन गैर कानूनी है और ईडी ने 8वीं दफा समन जारी कर अरविंद केजरीवाल से 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा स्टैंड वही है, समन गैर कानूनी है। बीजेपी वाले बहुत दिन से ये लगातार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, तो ईडी को क्या दिक्कत है। इनका ये मकसद पूछताछ नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होती है, तो क्या ईडी सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो गई है। तो लगातार 8वीं बार समन जारी किया गया है ईडी की तरफ से और 7वें समन में भी दिल्ली से हम ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे और अब 8वीं बार जारी किया गया है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि हम जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बावजूद इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सवाल जवाब जो है नहीं हो सकते, इसका हवाला दिया गया है। जबकि जो आप नेता भारद्वाज हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट से ईडी है और इस बात का हवाला जो दिया जा रहा है वो बेमाने हैं। प्रवेश शर्मा से खबर पर जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रवेश, क्या अपडेट इस मामले को लेकर जो ईडी और सीबीआई को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। एक बार 8वीं बार फिर से समन जारी किया गया है, इस बार क्या पेश होने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि आज उनको जो है पेश होना था ईडी के सामने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो आज भी नहीं पहुंचे और 12 मार्च को उनको जो है सीधे तौर पर कोर्ट में पेश होना है, कोर्ट का समय है। और यही वजह है कि उन्होंने सीधे तौर पर जो है इसको फिर से अवैध करार देते हुए सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला किया और उनका कहना यही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी के इशारे पर हो रहा है और इसके नीचे के समन अवैध है। और सबसे बड़ी बात है कि 8 समन होने के बावजूद वो अभी तक आगे की जो रणनीति है, फिलहाल अभी जब 12 तारीख को जो उनका कोर्ट का समन है उसका जवाब देने वो पहुंचेंगे, उसके बाद वो तय करेंगे। शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये 8वीं बार आज पेश होना था और आज भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे और अब लगातार ईडी की तरफ से जो समन है वो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक समन जारी किए जा रहे हैं। 8 समन अभी तक जारी किए जा चुके हैं और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है गिरफ्तार करने की।
और अब बात करते हैं मोदी का मिशन साउथ। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। आने वाले दिनों में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक फिर होनी है। चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न राज्यों के ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन में 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का दौरा करेंगे और इस दौरान 29 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तेलंगाना, तमिलनाडु के दौरे पर भी। इस दौरान पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं में हिस्सा भी लिया। आदिलाबाद में पीएम ने करीब 56,000 रुपए से अधिक की बिजली, रेल और सड़क क्षेत्र से संबंधित कई विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इस दौरान कहा पीएम ने कि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं। अपने दक्षिण भारत के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 2024 की लोकसभा की बिसात बिछाएंगे और साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी के जनाधार को भी बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वर्ष को तेलंगाना के संगारेड्डी में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तेलंगाना के लोगों का आभार व्यक्त करता है। रामलला का आशीर्वाद पूरे तेलंगाना के लोगों पर है। हम विकसित भारत, विकसित तेलंगाना का लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि 2047 25 साल हमारे पास है। इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, देश को दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में ला करके खड़ा रखना। हमारे मां बाप को तो मुसीबतों में जिंदगी गुजारनी पड़ी, लेकिन अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। तो अब की बार 400 के पार का जो लक्ष्य है उसको लेकर पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।